2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का ये सभ्यता है आपका। ठीक है। जैसे ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होगी तो आपकी एक दूसरी सभ्यता सामने आएगी जिसको बोलेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, जिसमें आपका ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेद देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो अब इसके बाद ही होगा, मतलब लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का आपका जो आएगा वो वैदिक काल आएगा, तो घटते हुए क्रम में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम जो कालखंड पढ़ रहे हैं वो लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास का पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं डेट आपको मिलेगी, इसलिए परेशान नहीं होना। अलग अलग साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो मत कहो, पुरातत्वविद कहो, व्हीलर वगैरह है, ठीक है ना, कई लोग हैं जो अलग अलग मानते हैं। सबसे ज्यादा जो मानने वाला वो हमारा यही है। 3 कालखंड बताए थे हमने, उसमें से भी 3 युगी विभाजन बताया था आपको कि 3 युगी विभाजन जो था वो एक पुरातत्वविद्या पे थॉमसन थॉमसन जो थे आपके, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, उन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय से सामग्री को इकट्ठा किया था और उन्होंने त्रियुगी विभाजन किया था। एक पहला जो पाषाण जिसमें पत्थर वगैरह का, दूसरा जो किया था वो आपका कांस्य था, और तीसरा था लोहा। तो कांस्य युगीन सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जब क्वेश्चन आता है कि हम लोग अ, अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि सपोज करो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं, तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो बहुत सिंपल सा है कि इनको एक्चुअल में लोहे का ज्ञान नहीं, इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो कैसे पता चला, तो आपको हम फिर से 2 मिनट में बता देते हैं कि सबसे पहले जो थे हमारे चार्ल्स मेसन, उन्होंने उन जानकारी दी। बट स्टूडेंट्स एटलीस्ट आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। मैं ये जेंटल रिमाइंडर दे रहा हूँ सभी को। वॉइस वॉइस आपकी सर वो हो रही है, वॉइस इको कर रही है। सॉरी, हम्म, एक बार सभी स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन कर लें। ये मैं बहुत जेंटल वे में आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, एंड दिस इज लास्ट वार्निंग, एटलीस्ट इन द अर्ली स्टार्टिंग फेज फॉर up to 5 minutes. You should open your camera and face should be properly visible. There should not be any fan photo or wall photo. All students, this is compulsory. Up to next 5 minutes, your camera should be on and you will be properly visible. And your technical class from tomorrow onwards will be started. Anurag sir will start your technical class. Anurag sir will start your technical class from tomorrow onwards. That means from Sunday, your technical classes will be starting also. And I will take your class after 3 or 4 days more. So I hope my commands are acceptable to you. So please be on this. Thank you. कैमरा ओपन कर लीजिए सब लोग अपना, और ये वॉलपेपर वगैरह हटा करके जैसे हो बिल्कुल साक्षात, है ना, फिजिकल बिल्कुल, है ना, भाव चित्रात्मक नहीं पढ़ रहे हैं सर, मुहर पढ़ रहे हैं सर, देख लो सर, समझ जाओ सर क्या हो रहा है सर, कौन है सर। है तो सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है लेकिन तुम हो नहीं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो साक्षात प्रकट हो जाओ सामने। कौन भैया, सर मेरे में ऑन नहीं होता कैमरा, मैं क्या करूं। ये लैपटॉप में भी वेबकैम होता है, नहीं आता है तो सीख लो। ठीक है, हाँ, लैपटॉप में भी वेबकैम होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते रहते हैं अपना, बाकी आप लोग ओपन करते रहो। ठीक है, सभी लोग रैंडमली किसी को देख लेंगे जरा कौन क्या कर रहा है, बाकी अपना। तो हम लोग बात कर रहे थे वही चार्ल्स मेसन की, फिर एक दूसरे थे हमारे जो कनिंघम थे। तो कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। एक्चुअल में बर्टन बंधूत जो थे रेलवे इंजीनियर थे, तो कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन डाल रहे थे, तो उस समय खुदाई में इन लोगों को बहुत सारी ईंटें मिली। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस वो ईंटों का प्रयोग उन लोगों ने रेलवे लाइन में कर लिया था। बट इसकी जानकारी उन्होंने कनिंघम को दे दी थी, तो कनिंघम साहब एक्चुअल में फिर उस समय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हो गई 1861 में।
तो अब जो भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ कनिंघम का, तो हम लोग ये कहते हैं कि उसके बाद फिर एक चार्ल्स जॉन मार्शल आए हमारे, जो एक्चुअल में दो लोगों को मतलब इस काम पे लगाया, दयाराम साहनी और अखलदास बनर्जी, है ना। तो पूछा जाता है कि नामकरण किसने किया, तो वो आपके जॉन मार्शल ने नामकरण किया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो उस समय था। फिर उसके बाद ये पॉइंट्स फिर से रिवाइज कर लें कि एक्चुअल में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर भूल गए हो तो हम आपको याद दिला दें कि ये जो इसका पश्चिमी छोर है वो पाकिस्तान के एक बलूचिस्तान एरिया में पड़ता है, जिसको बोलते हैं सुतका गैंडोर। अगर उत्तर में चलोगे तो एक स्थान पड़ता है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है। अगर पश्चिमी एरिया देखोगे तो पश्चिमी हो गया, उत्तरी हो गया। पूर्वी एरिया देखो तो पूर्वी एरिया में आपका आलमगीरपुर पड़ता है, जो आपका मेरठ यूपी का है। और दक्षिणी एरिया अगर देखोगे तो दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पश्चिम एरिया हो गया आपका पाकिस्तान में सुक्का गैंडोर, उत्तर में हो गया मांडा जम्मू कश्मीर, पूरब में हो गया आपका आलमगीरपुर, और दक्षिण में हो गया दैमाबाद महाराष्ट्र। एक आइडिया आपको हमने दे दिया। 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि आंसर आप यही देंगे, लेकिन प्रेजेंट में ये एरिया 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। लेकिन ये आपको केवल हम बता रहे हैं क्योंकि ये निरंतर चल रही है खुदाई। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, कई जगहें मिली हुई हैं। लेकिन आपका आंसर 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही होगा जो उस समय का है, वही क्वेश्चन होता है। अभी तक 1500 से ज्यादा स्थल प्राप्त हो चुके हैं, 1500 से ज्यादा, मतलब समझ रहे हो। और हमको पढ़ना केवल गिने चुने हैं। हम ज्यादा से ज्यादा हम लोग वही 14-15 के आसपास पढ़ेंगे बस। और करीब करीब 1500 से ऊपर स्थल हमें प्राप्त हो चुके हैं, ये हड़प्पा स्थल। जिसमें से सबसे ज्यादा जो हड़प्पा स्थल हैं या जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो आपके हैं गुजरात में। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारा जो गुजरात वाला एरिया है इसमें सबसे ज्यादा ये हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। दो हड़प्पा स्थल, खैर ये पूछता नहीं है लेकिन जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये अफगानिस्तान वाले एरिया में भी दो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हुए हैं, जो अफगानिस्तान वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिला है वो गुजरात ही है। तो गुजरात पहले से ही डेवलप था। एक्चुअल में गुजरात की जो स्थिति थी ना वो उस समय से ही व्यापारी, आप जानते हो गुजराती लोग, समझ ही रहे हो सब लोग। आज की डेट में देखो बड़े बड़े व्यापारी हैं गुजरात के, जितने नाम लो। तो गुजरात एक्चुअल में व्यापार के क्षेत्र में आगे था ही वो, और काफी उन्नत दिशा में था। और आज भी सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में ही मिलते हैं, मतलब हड़प्पा के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपका जो स्थल मिलते हैं वो आपके पाकिस्तान वाले एरिया में मिलते हैं। तो टोटल मिला के करीब 1500 से ऊपर है। नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी उतना, मतलब कि कितना क्या बताइए, बस एक आइडिया रखना। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो भी हमने बात की एरिया वगैरह से। अच्छा, कैसी आकृति है स्टूडेंट, तो त्रिभुजाकार आकृति है। त्रिभुजाकार आकृति जो उसमें हमको देखने को मिलती है। अब अगर हम आपसे बात करें तो दो तीन चीजें याद रखना, धीरे धीरे हम करेंगे क्लास में, अब सब एक साथ नहीं होगा, नहीं कंफ्यूजन होगा। आप एटलीस्ट नाम याद रखने हैं जगह के, करीब 13-14 जो नाम लिखे हैं हमने कॉपी में, जो नोट्स भेजे थे या आपके ऐप में भी नोट्स अपलोड कर दिए हैं, वो नाम जरूर याद रखना, वो मत भूलना। जितने नाम लिख दिए हैं, 12-13 नाम कुछ हैं, एटलीस्ट ये याद कर लेना कि ये हड़प्पा स्थल हैं। अभी रिसेंटली में 2016 के आसपास या 17 के आसपास यूपी स्टेट के एग्जाम में ही उन लोगों ने केवल नाम दे दिए थे, और उन्होंने बस इतना पूछ लिया था कि इनमें से कौन यूपी के क्षेत्र में पड़ता है। तो आलमगीरपुर तो सबको याद रखा हुआ था, लेकिन उसमें एक हुलास स्थान दे दिया था, हुलास हड़प्पा स्थल। अब यहाँ कंफ्यूजन बढ़ गई स्टूडेंटों की कि आलमगीरपुर तो सब लोग पढ़ रहे थे, लेकिन हुलास कोई ध्यान नहीं दिया था। तो हुलास सहारनपुर में पड़ता है आपका, तो हुलास को ध्यान दिया नहीं था किसी ने, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन ऑप्शन से किया जा सकता था सही। तो एटलीस्ट आप नाम सही रखते। और दूसरा, नदी के नाम देखो, पहला चीज वो स्थान मेन में जो 12-13 है। दूसरा, नदियों के नाम, किस नदी के किनारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीज। ये दोनों कभी नहीं भूलना। जैसे अगर हम जैसे पूछे आपसे कि आलमगीरपुर कहाँ है, तो हिंडन नदी के किनारे, तुरंत याद आना चाहिए। सुतका गैंडोर कहाँ है, दास्त नदी के किनारे। मांडा कहाँ है, चेनाब नदी के किनारे। ठीक है ना। तो अब एक तुरंत याद नहीं होगा, परेशान मत हो, तो वो धीरे धीरे याद होगा। जब 4-5 बार आप उसको पढ़ोगे ना तभी आप लर्न कर पाओगे उसे। तो जगह के नाम, और ये देखो जो खोजे हैं उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। खोजने में देखो किसका याद कर सकते हो, हम बता दें आपको इंपॉर्टेंट। आप हड़प्पा का याद कर लो, जो उत्खनन करता है। मोहनजोदड़ो का याद कर लो। देखो 6 महानगरों, देखो हम बता दे रहे, चाहे तो नोट कर लेना, 6 नगर जो है ये सबसे मुख्य नगरों में से थे। 6 नगर, इनको भूलना मत कभी। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल,
चौथा कालीबंगा, और पांचवा आपका ये जो धौलावीरा है, और एक पड़ता है आपका इसमें, कोई भी ले सकते हो, चाहे चनहुदड़ो ले लो, और ये, लेकिन ये जो स्थान है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। कौन कौन से बोले? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, और ये है आपका लोथल, धौलावीरा, अच्छा हाँ राखी गढ़ी, एक राखी गढ़ी है। तो राखी गढ़ी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये पांच है, इनका याद रखना, इनका मत भूलना, ठीक है। तो ये जो नाम बताया हमने कौन कौन से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, राखी गढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको बोला कि जगह स्थल तो रटना ही रटना है, नदी के नाम आप लोग के लिए बहुत सफिशिएंट, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं आता कि आप लोगों से सभ्यता के अंदर का पूछे, कला बताइए कैसी थी, यहाँ के साहित्य क्या था, कैसा क्या यूज हो रहा था, ये बहुत कम आता है आप लोग के लिए, नॉर्मल चीजें होंगी, ठीक है। तो जगह के नाम और नदियों के नाम, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये याद रखना है। छह जो नगर बताए हमने, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल और राखीगढ़, ये भूलना मत कभी, ठीक है। अब इसमें से भी एक और चीज आपको बता दें कि क्या था पॉइंट, कि अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब जितनी नॉलेज है आपको वो बताना। भारत में पाया गया सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? अगर पीछे की कोई जानकारी है तो आप आंसर दे सकते हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो पाया गया है वो किसको कहा जाता है? आप जितने नाम जानते हैं उसमें से आप दे सकते हैं ना, एनीवन। हाँ बिल्कुल, दो, जिसको जितना पता है वो बताए, सबसे बड़ा कौन सा है। देखो मोहनजोदड़ो भी आ रहा है आंसर, और राखी गढ़ी आ रहा है, हड़प्पा, हड़प्पा का एरिया किस कंट्री में जाता है? ये इस तरह से नहीं बताया जाता है, स्थिति बताई थी हमने आपको किलोमीटर में, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। अगर आपने वो मैप देखा हो, 1400 किलोमीटर और 1600 किलोमीटर, तो पूरब और पश्चिम वाला जो रेंज था वो, और एक उत्तर से दक्षिण, उस टाइप से पढ़ा जाता है। चलिए ठीक है, आपको हम बता दें कि जब कोई क्वेश्चन आएगा कि भारत में उस स्थल का नाम बताइए कि जो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल माना जाता है हड़प्पा से, तो वो राखी गढ़ी है, याद कर लो इसे। राखी गढ़ी है भारत में, ठीक है। मोहनजोदड़ो अब भारत में नहीं लिया जाता, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है ना। तो भारत में जो सबसे बड़ा स्थल माना जाता है वो राखी गढ़ी है, इसको याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है, राखी गढ़ी का यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ, सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा पॉइंट, दूसरे नंबर पे कौन है? धौलावीरा है। ये दो चीजों को याद रखना। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, और जो दूसरा है वो आपका है धौलावीरा, ठीक है। याद हो गया होगा, चाहे नोट कर लेना, नोट्स में सब है, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं हम जो डिस्कस करते हैं ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखा करो, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राखी गढ़ी जो है, याद हो गया होगा नाम, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी पड़ता है आपके हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा, फतेहाबाद का एरिया पड़ता है हिसार जिले में। तो राखी गढ़ी जो है वो आपका हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है, राखी गढ़ी, ठीक है। और घग्गर नदी पड़ती है, घग्गर नदी, राखी गढ़ी हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, और घग्गर नदी पड़ती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा जो है वो दूसरे नंबर का स्थल है। धौलावीरा जो है वो दूसरे नंबर का स्थल है, जो कि आपका कहाँ मिला है? गुजरात में। अगर आपने याद किया हो, हमने आपको बताया था, गुजरात में फिगर भी कल दिखाए थे। गुजरात में कच्छ वाले एरिया में, जो ऊपर वाला एरिया था कच्छ में मिला था। नदी थी आपकी मनसर और मनहर। अगर मनसर और मनहर नहीं है तो उसमें से अगर घग्गर या सरस्वती है तो ऑप्शन आप कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि विलुप्त हो चुकी थी पुरानी सरस्वती, अब घग्गर के नाम से ही जाना जाता था। क्योंकि मनसर और मनहर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो बरसाती टाइप की नदियां, मतलब हर समय वो पानी से नहीं रहती हैं, तो सहायक टाइप की रहती हैं, तो इसलिए हो सकता है कभी कभी नाम ना मिले, तो घग्गर वगैरह नाम मिलता है, ठीक है। तो हमने एक दो पॉइंट आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा, राखी गढ़ी, नाम याद रखना, आज हमने एक नाम बताया आपको, राखी गढ़ी। एक नाम हमने आपको आज बताया, राखी गढ़ी। एक फोटो शेयर की है हमने।
ठीक है, ये फोटो दिख रही है सबको? शुरू हो गए तुम लोग पेन चलाना, मानोगे नहीं है? ठीक है, देखो इसके बारे में, राखी गढ़ी के बारे में थोड़ा सा याद रखना इसमें, जो ये दिख रहा है, असल में बसंत शिंदे साहब ये इसके खोजकर्ता नहीं है ना? बस इनका नाम क्यों है वो बस केवल ध्यान रखना है, खोजकर्ता इनके अलग है। तो असल में क्या था, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया था, जो सबसे बड़ा स्थल था ये, अ, अवशेष मिले जो 2015 डेट हमने लिखी हुई है ऊपर देखो, अप्रैल 2015। तो अप्रैल 2015 में क्या हुआ कि राखी गढ़ी में जो बसंत शिंदे साहब है, ये प्रोफेसर हैं इधर दक्कन कॉलेज जो पढ़ता है पुणे के उसमें, तो इनके नेतृत्व में ये खुदाई की गई, मतलब इस स्थल की वापस। तो जब इसका उत्खनन हो रहा था, जो बाकी चीजें हैं वो आप पढ़ लेना उसमें, बस एक सबसे बड़ा कि सबसे बड़ा स्थल है ये, है ना? और जो नाम वगैरह है वो नोट्स में लिखा है, उसको याद कर लेना। जो इम्पोर्टेंट है करंट के हिसाब से वो भी हम आपको बता दे रहे हैं उसके लिए। तो राखी गढ़ी में क्या हुआ, तो अप्रैल 2015 में उत्खनन इसका दोबारा मतलब बड़े लेवल पे शुरू किया गया, ये वसंत शिंदे साहब के उसमें। उत्खननकर्ता ये नहीं है उस समय के राखी गढ़ी के, ये अभी के हैं कि जो इन्होंने शुरू किया था प्रोफेशन। इस स्थान का नाम बोला गया राखी गढ़ी का RGR 7। ये राखी गढ़ी जो है RGR 7 के नाम से जाना गया। अगर इस फोटो को ध्यान से देखोगे ना, तो ये कब्र दिख रही है, इसमें जो सफेद सफेद लोग दिख रहे हैं ये आदमी लोग हैं, और ये एरियल व्यू लिया गया है ऊपर से, ठीक है? तो इसमें कब्र दिख रही है, अगर आप इसको जूम करोगे ना तो आपको ये दिख जाएगा, कंकाल वगैरह देखने को मिले हैं राखी गढ़ी में। तो कंकाल इनको देखने को मिला है, तो जब इन लोगों ने देखा तो उसमें आदमी के कंकाल, मतलब पुरुषों के कंकाल देखने को मिले, महिलाओं के कंकाल देखने को मिले, बच्चों के कंकाल देखने को मिले। तो एक बच्चे का और एक स्त्री का और दो पुरुषों के इस तरह के कंकाल इनको देखने को मिले। तो इससे एक चीज और इनको पता चल गई कि असल में यहाँ भी कब्र वगैरह बनी हुई थी, क्योंकि इससे पहले इनको जानकारी नहीं थी कि राखी गढ़ी में ऐसा कुछ था भी या नहीं। तो अप्रैल 2015 के बाद, ठीक है ना, तो ये भी शामिल हो गया उसमें कि जहाँ पे कब्रें वगैरह देखने को मिली राखी गढ़ी में, सबसे बड़ा पुरा स्थल है। लेकिन देखो क्वेश्चन जब आता है ना, ये देखो इसीलिए हमने इसका दिखाया, क्योंकि आपको इस तरह से समझना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि युगल समाधान कहाँ से मिला था, युगल समाधान जहां पर मतलब एक ही कब्र में दो लोग को दफनाया गया था, तो वो आंसर है आपका लोथल। याद रखना, उसको हम पहले जो बोले आंसर वही है, क्योंकि यहाँ पे युगल समाधान नहीं मिला था। तो युगल समाधान जो मिला था पुरुष और स्त्री का, जिसमें सती प्रथा का भी लोग अंदाजा लगाते हैं, तो वो लोथल से ही मिला है, ठीक है ना ये चीज। तो राखी गढ़ी इसलिए न्यूज में थोड़ा आ गया था कि इसमें फिर से चीजें शुरू हो गई। तो राखी गढ़ी जो सबसे बड़ा स्थान है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? भारत में पाया जाने वाला आपका सबसे बड़ा स्थल आपका राखी गढ़ी है, ठीक है? तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो राखी गढ़ी समझ में आ गया सबको? ठीक है, ओके। अब अगर हम देखते हैं कि जैसे धौलावीरा, तो ये भी हमने बात कर ली थी, हमने डिस्कशन किया था आपका धौलावीरा से, लोथल से, और इसमें हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल आपने याद किया होगा, आज जल्दी याद हो जाएंगी चीजें, सुनकर चीजें याद हो जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट प्लेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा के बारे में हमने आपको कहा था कच्छ के रन में है ये, और कच्छ के रन में है, साथ में जो एक ऐसा स्थान जो 3 भागों में विभक्त था, दुर्ग, मध्य और निचला शहर। इसके अलावा सिंधु घाटी सप्ताह या हड़प्पा सप्ताह के जितने स्थल हैं वो 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन धौला 3 में था। एक और खासियत थी धौलावीरा की, यहाँ से हमको 10 बड़े अक्षरों की लिपि वाले साक्ष्य मिले हैं। तो 10 बड़े अक्षरों की, जिसको अभी आज तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है ना? अब अगर एक क्वेश्चन का सुनना ध्यान से, यहीं से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान रखना, कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है वह मुख्यतः किन चीजों से मिलती है? क्वेश्चन है ये आप लोग के पेपर में बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी हम लोगों ने जुटाई है कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, इस तरह की चीजें हुई होंगी, वो किन से पता चलता है? वो ऑप्शन क्या देंगे आपको पता है? वो दे देंगे कि लिपियों से, पहला ऑप्शन दे देंगे लिपि से, दूसरा ऑप्शन वो दे देंगे कि पुरातात्विक अवशेष से, ठीक है?
फिर और कुछ ऑप्शन दे देंगे। तो आपको हम बता दें कि लिपि तो अभी तक पढ़ी ही नहीं गई है। भाई आपको जो लिपि मिली अक्षर को वो तो पढ़ी ही नहीं गई है। जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो आप जानकारी क्या निकालोगे? तो मतलब हमारा मेन आंसर है पुरातात्विक अवशेष जो खुदाई में मिले हैं, बर्तन मिले हैं और कुछ मन के वगैरह मिले हैं, ये जो चीजें हड्डियों कंकाल वगैरह मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, इनसे हमारा आंसर होगा कि एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है पुरातात्विक अवशेषों से। ये याद रखना, ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसा देते हैं। तो पुरातात्विक अवशेष ही आपको मेन रखना है जिससे हमको ये पता चलता है। ठीक है। धौलावीरा एक ऐसी जगह था जहां पर आपको शैलकृत जलकुंड मिला था। मतलब जल सुविधा सबसे अच्छी जल सुविधा या जल स्टोरेज प्रणाली सबसे अच्छी आपकी कहाँ पर थी? धौलावीरा में थी, जिसमें लगभग वो लोग 16 जल कुंडों का निर्माण कराए थे जो मेन नदियों से जुड़ती थी, और उसमें पानी भरा रहता था जिससे अगर पानी नहीं भी हो, बरसात वगैरह ना हो, तो उनको मिल जाता था। तो ये धौलावीरा में ही देखने को मिला था। ठीक है। मेन लोथल जो था आपका, वो लोथल का एरिया अगर आप देखें तो भोगवा नदी के किनारे था अहमदाबाद में, और ये एक बंदरगाह एरिया था। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ से व्यापार वगैरह होता था, है ना? जिससे कैसे पता चला, गोदीवाड़ा मिला है यहाँ पर, जो एक बंदरगाह टाइप का आपका, जहाँ पे जहाज वगैरह आके रुकते होंगे, नौका वगैरह रहे थे, तो वो देखने को मिला, जिससे इन लोगों ने अंदाजा लगाया। ठीक है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हाथी दांत के पैमाना देखने को मिला है, हाथी दांत का पैमाना। तो हाथी दांत का पैमाना मिला है उसमें, और जिससे इन लोगों ने क्या अंदाजा लगाया कि माप तौल वगैरह की वहां पे किया जाता है, तराजू वगैरह देखने को मिले, बटखरे देखने को मिले। तो लोथल में जो है आपका एक अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पे जरूर व्यापारिक चीज होता था। एक और चीज था कि विदेशों से व्यापार का कैसे साक्ष्य मिला, तो उनको फारस की मुद्रा मिली, जो ईरान है प्रेजेंट में। तो फारस की जो मुद्रा इनको देखने को मिली, तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये केवल भारत में ही नहीं व्यापार होता था, इसके बाहर भी ये लोग करते थे, ईरान वगैरह की जगहों से। फारस की मुद्रा से इन्हें मालूम चल गया था। युगल समाधान मिला है, सबसे बड़ी खासियत थी। बाजरे और गेहूं के बाजरे नहीं, चावल, मेनली चावल था। चावल और बाजरे वगैरह का भी साक्ष्य में देखने को मिला है यहाँ पर, है ना? तो मुख्यतः चावल बोला जाता है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली है। वैसे तो यहाँ पे आटा चक्की का भी मिला है, मतलब आटा पीसने की जो चक्की थी उसका भी मिला है। ठीक है ना? उसके भी साक्ष्य इन लोग को देखने को मिले हैं, मम्मी के साक्ष्य देखने को मिले हैं। बट मेन मेन याद रखना, नहीं तो सब भूल जाओगे, है ना? फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। मेन मेन जो बताए हैं हमने वो याद रखना। एक सबसे पहला याद रखना, लोथल का गोदीवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फारस की मुद्रा मिली है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत का पैमाना मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आगे देखोगे तो वो जो मन के वगैरह के लिए, लेकिन मन का वगैरह उतना याद नहीं रख सकते हो, क्योंकि मनके के कारखाने के लिए चन्हू दड़ो जाना जाता है। तो जो मनके का कारखाना है ना, वो चन्हू दड़ो के लिए याद रखना। हम बताएंगे कैसे याद होगा, वो भूलोगे नहीं। ठीक है। तो लोथल की चीजें क्लियर हो गई। कालीबंगा की जब हमने बात की थी, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये पड़ रहा था। अगर नदी का नाम आपने याद कर लिया होगा अब तक, हमें लगता है घग्घर नदी थी। कौन सी नदी थी? अगर हम भूल रहे हैं तो बताओ। अगर हम भूल रहे हैं तो बताओ, कौन सी नदी थी कालीबंगा में? कालीबंगा जो थी, कौन सी नदी थी? घग्गर ही थी। सही है। याद है ना किला, किले में 3 लोग, कौन कौन थे? अमला बीबी, और तीसरा, अमला बीबी के साथ कौन था? थापड़। ठीक है ना? तो और क्या साक्ष्य मिला था कालीबंगा से? तो सबसे इंपॉर्टेंट था जुते हुए खेत। ठीक है ना? और कुएं का साक्ष्य तो था ही, नालियां देखने को मिली थी जो लकड़ी की बनी थी, तांबे के बैल देखने को मिले थे, है ना? देखो कालीबंगा में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप कहीं पढ़ोगे ना नोट्स वगैरह या उसमें, तो बहुत मिले। देखो कोई एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। समाधान भी देखने को मिले हैं, बच्चों के कंकाल देखने को मिले हैं, शैल क्रिया टाइप का देखने को मिला है, आधा कंकाल देखने को मिला है। तो अब इतना सब नहीं, जो मुख्य मुख्य है वो याद रखो, नहीं तो याद कुछ ना कर पाओगे, है ना? तो हम मेन जो यहाँ का मेन साक्ष्य जो है वो जुटे हुए खेत है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि मिश्रित फसल का मतलब, जहाँ पे कई फसलें उगाई जाती रही होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका मतलब यहाँ कृषि बहुत बड़ी मात्रा में की जाती रही होगी, और बहुत बड़े मात्रा में कृषि की जाती होगी, तो इन लोगों ने कई फसलों को उगाया होगा। तो कालीबंगा ही वो जगह है जहाँ पर इनको कई फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। तो वो एक शब्द यूज करते हैं, मिश्रित फसलों।
जहाँ पे मतलब मटर भी हो गया, गेहूं भी हो गया, जौ भी हो गया, चावल भी हो गया, मतलब कई सारे फसलें देखने को मिली हैं, तो वो आपका कालीबंगा में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो जुते हुए खेत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर। अलंकृत ईंटें, ये सब भी है, कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट कल के पॉइंट्स थे जो आपको है, तो अब रिवीजन हमने किया, आपको याद हो गया होगा। आज हम लोग एक बताया हमने आपको, एक राखी गढ़ी। देखो राखी गढ़ी के लिए बहुत कुछ याद नहीं रखना है, राखी गढ़ी के लिए बस एक चीज याद कर लो। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है आपका, जगह नाम है आपका हिसार, अगर आपने सुना होगा हिसार। और सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, एक सफिशियंट है, इतना बहुत है। ठीक है, और अगर पढ़ना ही है तो नोट्स वगैरह रहेंगे, आप कहीं पे देख लेना। ठीक है, हमारे हिसाब से जो भी है इतना आपके लिए सफिशियंट है राखी गढ़ी के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है। और रिसेंट में जो है वहां से भी आपके कंकाल देखने को मिले थे, पहले नहीं मिले थे, लेकिन अभी 2015 के बाद जब उत्खनन हुआ तो हमें राखी गढ़ी से देखने को मिला था। दूसरे नंबर पे जो है वो आपका धौलावीरा है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं चन्हू दड़ों की। अब हम लोग आज बात करते हैं चन्हू दड़ों की। चन्हू चन्हू दड़ों। जरा इसमें चन्हू दड़ों ढूंढो कहाँ पर है। सभी लोग चन्हू दड़ों ढूंढो कहाँ पर है। हम्म। सूरजभान खोज किए थे। राखी गढ़ी का पूछ रहे हो ना, राखी गढ़ी के लिए महिमा वो खोज किए थे सूरजभान। ठीक है, 1969 में। तो 1969 में सूरजभान जी ने खोज किया था वो राखी गढ़ी का। बताया ना हमने कि अभी जो नाम लिया शिंदे साहब का, वो तो अभी रिसेंट के प्रोफेसर है ना, वो अभी के हैं, जिंदा है वो। ठीक है ना, सूरजभान आपके 1969 में उन्होंने खोज किया था, तो जो नोट्स में लिखा हुआ है सूरजभान, उन्होंने राखी गढ़ी की खोज की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अ, चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो जो आपको दिख रहा है, चन्हू दड़ो ये वाली जगह आपको हम बताएं कौन सी है। ये वाला जो, ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है चन्हू दड़ो, ये ये पाकिस्तान का सिंध एरिया है। आपको हमने तीनों एरिया दिखाए थे अगर याद हो तो। सिंध एरिया दिखाया था, पंजाब प्रांत दिखाया था, और आपको एक दिखाया था हमने बलूचिस्तान वाला। ये सिंध एरिया में चन्हू दड़ो। ठीक है, अब अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इसमें एक चीज समझना सभी, क्या, कि सिंधु नदी बह रही है। ध्यान देना, सिंधु नदी, सिंधु नदी सिंधु नदी बीच से जा रही है, और मोहन जोदड़ो, कोट दीजी और चान्हू दड़ो, ये तीनों आपको दिख रहे हैं कि आ, मोहन जोदड़ो, कोट दीजी और चान्हू दड़ो। सिंधु नदी देखो बीच में दिख रहा होगा, ध्यान से इस मैप को देख लो। तो सिंधु नदी दिख रही होगी, और सिंधु नदी जब यहाँ से बह रही है तो मोहन जोदड़ो, ये मोहन जोदड़ो, इधर कोट दीजी, कोट दीजी पे नहीं, कोट डीजी हो गया, चन्हुदड़ो हो गया, और मोहनजोदड़ो। ये तीन जो हैं क्षेत्र, ये आपके सिंधु नदी के किनारे है। पिक्चर को माइंड में बैठा लो। सिंधु नदी के किनारे तीन आपको दिख रहा है, मोहनजोदड़ो, कोट डीजी और चान्हुदड़ो। पाकिस्तान के सिंध एरिया में, तीनों एक साथ याद हो जाएगा कि ये पाकिस्तान के सिंध एरिया में है और सिंधु नदी के किनारे है। सिंपल, एक सिंधु नदी जिसके तीनों किनारे हैं, कौन कौन, कोट डीजी, चान्हुदड़ो और मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का डिस्कशन हम करेंगे अभी। कोट डीजी ये आपका इधर है जहाँ पे किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिलता है, बस इतना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह का नाम बस याद रखना कि कोट डीजी कहाँ पर है। कोट डीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, फिर से सुन लो, कोट डीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे चन्हुदड़ो, तो इसकी बात करते हैं हम लोग, चन्हुदड़ो की। ठीक है, चन्हुदड़ो की अगर बात करोगे ना तो गोपाल मजूमदार जो है इसके खोजकर्ता हैं, गोपाल मजूमदार। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने गोपाल मजूमदार से क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहाँ पे जब क्वेश्चन आया था चन्हुदड़ो का, तो इन्होंने पूछा था कि उत्खनन करता क्यों, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति थे, इसीलिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा था पेपर में कि एक्चुअल में जो चन्हुदड़ो है उसके उत्खनन करता कौन है? वो मैके है, चेच मैके। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना, मैके को, कि जो उत्खनन करता है। खोज करता बहुत कम ही पूछते हैं, उत्खनन करता इसलिए पूछते हैं क्योंकि जो सामग्री है एक्चुअल में जो निकाले होंगे ना, वही जानकारी दिए होंगे। तो मैके ने इसका मतलब वो किया था चन्हुदड़ो का। अब सबसे बड़ी चीज क्या याद रखना है चन्हुदड़ो में,
कि ये ये भी एक औद्योगिक टाइप का शहर है, जैसे लोथल है ना आपका गुजरात वाला, वैसे ही पाकिस्तान में जब हम देखेंगे तो चन्हुदड़ो भी एक औद्योगिक शहर है। यहाँ भी कारखाने मिले हैं, भट्टी वगैरह देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात, ये वो जगह है जहाँ पे लड़कियों के मेकअप के सामान मिले हैं, सजने संवरने की। ठीक है ना, तो बढ़िया मतलब लड़कियां सजती वजती रही होंगी उस समय की वहां पर चन्हुदड़ो में, है ना। हर टाइप का मेकअप का सामान है। लड़कियां जब जानती होंगे कि मेकअप बॉक्स मिलता है ना, मेकअप बॉक्स आता है ना आप लोग का, तो जैसे मेकअप बॉक्स में पता नहीं क्या क्या होता है, गाल लाल हो जाते हैं, आंखों में काजल हो जाता है, और फिर पता नहीं आंखों के ऊपर कुछ लगाया जाता है। हाँ, मस्कारा वगैरह लगाते रहते हैं, हाँ ठीक है, सही कह रहा हूँ। तो मस्कारा वगैरह होता है, और पता नहीं क्या क्या है, नाम तो खैर हमें पता है, हम बता नहीं रहे, ठीक है। तो अच्छा, बहुत सारी चीजें थी, एक प्रकार से समझ लो मस्कारा करें, मेकअप का सामान, तो एक मेकअप बॉक्स टाइप का समझ लो कि वो मिला है वहां पर। तो ऐसा स्थान जहां पर मेकअप के सामान देखने को मिले हैं चन्हुदड़ो में। कैसे पता चले? लिपस्टिक मिला था इनको वहां पर, बताओ, लिपस्टिक के साथ मिल गए थे। तो मतलब लिपस्टिक भी लगाया करती थी उस समय की महिलाएं चन्हुदड़ो में। सोचो, जो तुम लोग आज प्रयोग कर रहे हो वो मतलब 2500 ईसा साल पूर्व लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, आज से 4500 वर्ष पूर्व। और जितना हम लोग सच सवर रहे हैं वो सब उस समय भी साक्ष्य मिले हैं। मतलब कैसा शहर रहा होगा, सोचो जरा, मतलब उस समय के लोग क्या, मतलब कितने विकसित लोग रहे होंगे कि उस समय यूज यूज करते रहे होंगे। तो मेकअप के सामान वगैरह सब वहां पे देखने को मिले हैं। दूसरी बात, क्योंकि अगर मेकअप का सामान मिला है तो इसका मतलब वो हार वगैरह भी पहनते होंगे। अब हार वगैरह इसके सोने होने के नहीं बनते थे, हार वगैरह उसमें बनते थे मोती वगैरह के, मनके के, हड्डी के बनते थे, मतलब हाथी दांत के बनाए जाते थे। ठीक है ना, हमने आपको मालाएं दिखाई थी पिछली वाली क्लास में, जो मन के वगैरह हार दिखाए थे ना, गले वगैरह का, पिछली क्लास में अगर ध्यान दिया हो, मोती वगैरह के। तो वो फिर से हम दिखा देते हैं, जो लोग नहीं देखे थे वो देख लें जरा, हार जो था वो किस टाइप के थे। तो वो जो थे आपके ये वाले थे, ये चीजें थी, यही हार थे, यही। अब कंगन वगैरह समझ लो इसे, ये गले में पहनने वाला, अब ये सब, तब ये सोने का नहीं बनता था, ये असल में पत्थर, सीपी और हाथी दांत, मनका, इन सब चीजों को मिला के बनाया जाता था। तो ये इसके साक्ष्य मिले बहुत बड़ी मात्रा में। अब इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि भाई हार वगैरह, या इसमें सबसे ज्यादा किसको शौक होता है? ये महिलाओं को शौक होता है, ठीक है ना, सजने के लिए। महिलाओं को कुछ भी कर लो, लेकिन महिलाओं के जो जेवर होते हैं वो उनको बहुत प्रिय हैं, ठीक है ना, जेवर से कोई कुछ नहीं। एक उनके बाल उनको बहुत पसंद होते हैं, और एक उनको जेवर बहुत पसंद होते हैं। कभी अगर तुम्हें करना है ना तो जरा बाल काट के देखना जरा एक बार, सब तुम्हारे पूरा सब याद दिला देंगे वो तुमको। ठीक है ना, तो एक वो हो गया, और एक जो जेवर वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब रहता है। तो हमने समझा कि जो मेकअप के सामान वगैरह थे वो आपके देखने को मिले चन्हुदड़ो में। अब क्योंकि मेकअप वगैरह मिला, तो सजने संवरने की बहुत सारी चीजें थी, लिपस्टिक के बहुत सारी चीजें देखने को मिली, हार वगैरह देखने को मिले, मनके वगैरह बनाने की है, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों ने, अब एक क्वेश्चन देखो, समझो यहाँ से आप जो पूछा गया कि मनके का कारखाना, मनके मोती टाइप का जो वही बता रहे हैं, मनके का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से माना जाता है? तो देखो, मिला लोथल से भी था क्योंकि व्यापारिक स्थान था, लेकिन क्योंकि सजने का सबसे ज्यादा साक्ष्य मिला है आपका कहाँ पर, चन्हुदड़ो में, क्योंकि महिलाएं इसका बहुत प्रयोग करती थी, तो इसलिए आंसर चन्हुदड़ो होगा, लोथल आंसर नहीं दिया जाएगा। अगर दोनों है तो दोनों कर दो, लेकिन अगर अलग अलग है और वो कहता है कि मनके का कारखाना कहाँ पर है, तो आप याद कर लो माइंड में कि यहाँ से हार वगैरह बहुत देखने को मिले थे, पत्थर के, सीपी के, हाथी दांत के, मनकों के, और महिलाएं इनका बहुत प्रयोग करती थी। तो इस महिलाएं पुरुष खैर दोनों करते थे, लेकिन महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। तो अब वो चन्हुदड़ो आंसर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो तीन चीजें बता दे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनके का कारखाना कहाँ मिला है, मेकअप का सामान जो लड़कियों से रिलेटेड है, यानी कि लिपस्टिक वगैरह कहाँ देखने को मिली है, ये आपको यहाँ पर है। एक तीसरा पॉइंट जो चन्हुदड़ो से इंपॉर्टेंट है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब इन लोगों ने कुछ ईंटें प्राप्त की थी, उस ईंटों पर दोनों के निशान देखने को मिले हैं, बिल्ली के भी निशान मिले हैं पैरों के, और कुत्ते के भी निशान मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी जगह का नाम बताइए जहां पर बिल्ली के पैरों के निशान के साथ साथ कुत्ते के निशान मिले हैं। तो बिल्ली भाग रही है, उसमें अंदाजा एक लगाया इन लोगों ने कि बिल्ली आगे आगे भाग रही है और कुत्ता पीछा कर रहा है उसका। तो ईटे पे एक साक्ष्य मिला है, ये आपका वहां पर चन्हुदड़ो में ही मिला है, जो पाकिस्तान का एरिया है, सिंध प्रांत में। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। क्वेश्चन बनना होगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसमें से लगभग क्वेश्चन मिल जाता है चन्हुदड़ो में, ठीक है। तो मेकअप का सामान, लिपस्टिक वगैरह,
पहला पॉइंट लड़कियों से आप याद रख सकते हो सजने सवरने का, क्योंकि वो है तो मन के बनाने का कारखाना भी यहाँ इंपॉर्टेंट होगा। और आपका बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वक्राकार ईंटें, वक्र मतलब बहुत पूरा, जैसे ईंटों का आपने देखा होगा आयताकार टाइप में होते हैं ईंटें, लेकिन चन्हू दड़ों में आयताकार नहीं मिली है। ये मतलब उस टाइप की नहीं है, वक्राकार हल्का आधा आधा कटा टाइप का उस तरह से मिला हुआ है, ठीक है, वक्राकार ईंटों में। तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अलग टाइप की ईंटें देखने को मिली हैं चन्हू दड़ों में, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वक्राकार ईंटें देखने को मिली हैं, और कहीं नहीं मिली है, बस चन्हू दड़ों में मिली है। 4 पॉइंट हमने बताए, हम आपको फिर से बता रहे हैं। सबसे पहला क्या याद रखना है, चन्हू दड़ो है कहाँ पर। चन्हू दड़ो हमने आपको मैप दिखाया था, माइंड में बना लो पिक्चर। चन्हू दड़ो पाकिस्तान वाले एरिया में, सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ मेकअप का सामान है, याद रख लेना सीधा सीधा, मेकअप के सामान में बहुत कुछ आता है, ठीक है। नाम वाम याद हो तो ना याद हो, लिपस्टिक जरूर याद कर लो, लिपस्टिक वहाँ देखने को साक्ष्य मिला है तो सीधा सीधा है। और जो आपके गले में पहनने वाले बहुत सारी चीजें थी, हाथ से पहनने वाले थे, तो वो मनके का बनाने का कारखाना रहा होगा, तभी है इतनी बड़ी मात्रा में देखने को मिला होगा। तो मनके बनाने के कारखाने देखने को मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो ये चन्हू से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपका हमने बोला। तो आई होप कि चन्हू आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चन्हू क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बताइए एक क्वेश्चन आपसे कि जो ईंटें थी वो किस रेशियो की थी। कल की क्लास में हमने आपको बताया था ईंटें जो थी वो किस रेशियो की थी, जहां पर जो मिली हुई थी वो ईंटों का रेशियो क्या था साइज का। आंसर देंगे सभी लोग। ईंटों का साइज का रेशियो क्या था। हम्म, आंसर दे दिया क्या सबने? 4:2:1। ये 2:4:6 रोहित मौर्य, 2:4:6 नहीं है, 4:1 है रेशियो यही है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 2:4:6 हो जाएगा फिर वो। अच्छा तुमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो 8 होगा ना, फिर वो 6 थोड़े ना होगा, फिर वो 2:4:8 होगा, ठीक है ना। तो 4:1 के रेशियो में था, ये ध्यान रखना है। अच्छा ये पूछा तो खैर नहीं गया, बस एक जानकारी के लिए आपको बता दें। 4:1। अब क्या पूछेगा क्या मालूम, बस जानकारी देखनी है। एक हम फोटो शेयर कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखना सभी लोग। एक फोटो शेयर कर रहे हैं हम आपको। ठीक है, क्या नाम देखने को मिल रहा है सामने, कौन सा नाम देखने को मिल रहा है? कौन सा नाम देखने को मिल रहा है? नाम बताओ। सनौली। कोई भी स्टूडेंट हमको ये बताए कि ये सनौली असल में कहाँ पड़ता है, एनीवन ऑफ यू। सनौली कहाँ पड़ता है, बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। 2019 में, ये अभी 1-2 साल पहले ही उत्खनन के कुछ साक्ष्य मिले इनको, 2019 में, 2 ही साल पहले। बहुत पहले से चल रहा है सनौली, लेकिन अभी रिसेंट की न्यूज है इसलिए बता रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है सनौली, नहीं तो कोई याद नहीं रखता है इसको। सनौली तो आप लोग सुने भी नहीं होगे कि उसमें मतलब पढ़ने में, लेकिन क्योंकि 2019 की न्यूज थी इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया था। सनौली पड़ता है यूपी में, ठीक है। ये बागपत का बड़ौद क्षेत्र पड़ता है आपका, मेरठ के पास मेरठ के पास है ये सनौली वाला, ठीक है। तो शायद आप ध्यान भी नहीं देते, इसको पढ़ते भी नहीं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि सनौली जो, अरे अभी न्यूज में था, मतलब 19 में, तुम लोग अगर न्यूज सुन रहे हो तो उस समय ना बहुत बड़ी मात्रा में 100 मिले थे, यहाँ पे खुदाई चल रही थी। असल में किसान जो थे वो खेती के लिए कुछ कर रहे थे, वो खेत वगैरह खोद रहे थे, तो उसमें खुदाई में इन लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में 100 वगैरह देखने को मिल गए। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था वो तुरंत वो वहाँ पहुंच गया, उन लोगों ने मतलब कहा कि भैया बस अब ये हमारे क्षेत्र में है, आप लोग अब इसको ना करिए, मतलब जानकारी दे दी गई थी। तो इन लोगों ने उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और फिर अपने हिसाब से खुदाई शुरू कर दी थी सनौली में, ठीक है ना। पहले 2005 में किया गया था, 2005 के बाद ये बंद कर दिया गया था। 2005 के बाद इन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कब्रिस्तान टाइप का है,
लेकिन जब 2019 में फिर से किसानों को इस तरह के देखने को मिले तो इन लोगों ने कहा नहीं, जरूर कोई ना कोई चीज यहाँ रही होगी। तो फिर वो ज्यादा न्यूज में आ गया था, सनौली की जो बात कर रहे हैं। तो यूपी का ये नोट्स में है, मेरे नोट्स में आप देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है। तो सनौली जो है आपका, ये यूपी में आपका बागपत का जो बड़ौद क्षेत्र पड़ता है, ये वहां पर है। ठीक है। हुआ क्या, उस चीज को देख लो जरा फिगर के रूप में। जो 2019 में चीज देखने को मिली वो क्या था। अभी हम आपसे पूछने वाले हैं ये क्या है। अपना दिमाग लगाना, अंदाजा लगाना और बताना ये क्या है। ये सनौली 2018, 18-19 के आसपास। तो ये 18-19 के आसपास आपका ये है जो, ठीक है। तो ये क्या चीज जो साक्ष्य इनको देखने को मिले थे वो एक्चुअल में क्या था। जहाँ खाना बनता है, जहाँ किचन है, वाह। बर्तन लग रहे हैं, मिट्टी है, कपड़े या बर्तन धोने के स्थान है। मिट्टी है, कब्रिस्तान है। कौन बोला है कब्रिस्तान? अमित यादव। चलो अमित यादव, इसमें कोई वो चीज नहीं है, आप ध्यान से समझो। ये जो है ना, एक्चुअल में ये कब्र है। ये कब्र है। चार पायों पर इसको रखा गया था, चार पाए थे इसके। ये ध्यान से देखना, बताते हैं, ये चार पाए हैं। एक ये पाया इधर था, एक ये था, एक इधर था, एक इधर था। मुख्यतः जो थे वो चार पाए पे रखे गए थे। और भी देखने को मिले, लेकिन मुख्यतः एक ऐसे इस टाइप का था। और इसी में कंकाल है, ये इसी में कंकाल रखा गया। ये बर्तन है, वो बर्तन है जो मतलब जैसे इसमें कोई राजशाही परिवार का दफनाया गया होगा। राजशाही परिवार मतलब संभ्रांत व्यक्ति, मतलब अमीर लोग। तो अमीर लोग टाइप के लोग दफनाए गए होंगे, तो वो जो बर्तन यूज करते रहे होंगे उसको भी कब्र के साथ, उनके कब्र के साथ ही दफना दिया गया। तो एक्चुअल में इन लोगों ने इस तरह का एक जब ये किया तो अंदाजा लगाया कि ऐसा कुछ था, जो शाही परिवार के लोग रहते होंगे और उनको जब दफनाया जाता था तो वो जो भी बर्तन वगैरह, मतलब कुछ माना जाता है होगा कि ये कुछ लगाव है इनका इन बर्तनों से, तो उसको भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है उसी कब्र में। तो ये असल में कब्र है, ठीक है ना। ये कंकाल है, समाधान बोलते हैं इसको। तो ये एक्चुअल में समाधान है। ठीक है, चार पायों पे जो आपको दिख रहा है। अच्छा, और अब ये इसमें देख रहे हैं आप लोग, तो ये उसी टाइप, समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा, ये सनौली में आपको देखने को मिला है रिसेंट में, आ, बहुत बड़ी मात्रा में। और हम बता दें आपको, लगभग लगभग जहाँ तक कि 100 के ऊपर, एक ही कतार में लगभग 100 के ऊपर देखने को मिले हैं। ठीक है ना। पहले से चला आ रहा था तो आज तक टोटल लगभग 100 के ऊपर देखने को मिल गए हैं। और ये लोग उत्तर से दक्षिण दफनाया करते थे, जो आज आज हिंदू धर्म में यूज किया जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका सिर जो होता है वो उत्तर की तरफ रखा जाता है, और जो पैर है वो दक्षिण की तरफ रखा जाता है, हम लोगों में जो हिंदू धर्म में देखा जाता है। तो ऐसा उस समय भी था। मतलब इसमें भी इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि सोचो उस समय भी ये लोग ऐसा ही प्रयोग करते थे। सिर जो था वो कंकाल का उत्तर की तरफ था और जो पैर थे वो दक्षिण की तरफ थे। तो उसी समय से चला आ रहा है सब। ठीक है। और ये आपका सनौली है, बस इतना इंपॉर्टेंट है सनौली से। सनौली के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि रिसेंट न्यूज में था वो, इस वजह से आपका। ये देखो, ये सनौली का ही है। ये इस तरह का था, देखो ये कंकाल दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये कंकाल है। अगर आप देखेंगे तो ये कंकाल है, वही जो सावधान रखा। तो ये कंकाल दिखाने की कोशिश की गई है, और ये बगल में बर्तन वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, ये बर्तन वगैरह रखा गया है। ये कंकाल वगैरह देखने को मिला है आपको, ये सनौली में ये। ठीक है ना। तो ये रिसेंट जो खुदाई हुई थी आपकी, उसमें ये देखने को मिला। बस इतना ही काफी है सनौली के लिए, इससे ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसलिए कि ताकि आपको नाम याद रहे, नहीं तो कहीं रिसेंट है, हो सकता है पूछा जा सकता है। तो इस एरिया में पड़ता है, जगह का नाम याद रखना है। यूपी का ये बागपत क्षेत्र पड़ता है, बड़ौद का क्षेत्र। ठीक है। यूपी के बागपत के बड़ौद क्षेत्र में पड़ता है आपका एक्चुअल में। और सनौली पड़ता है। क्या मिला है यहाँ पे, तो एक कब्र मिली है यहाँ पर।
समाधान वगैरह देखने को मिले हैं जो 100 से ऊपर निकल चुके हैं, है ना, एक ही कतार में देखने को मिली है। मतलब एक ही कतार में लाइन जैसे है। तो शाही लोग जो रहा करते थे वो थोड़ा सा उनका ऊंचा बना दिया जाता था, चार पायों पे रख करके। जो शाही परिवार के लोग नहीं रहते थे वो नॉर्मली दफना दिया जाता था। तो वो इस तरह का साक्ष्य सनौली से देखने को मिला है। तो हमने दो चीजें आज आपको बता दी, दो क्या तीन बता दिए आपको। हमने एक बताया आज कौन सा, चन्हू के बारे में। एक हमने आपको बताया राखी गढ़ी के बारे में। और एक आपको हमने बताया सनौली के बारे में। ठीक है। तो राखी गढ़ी जो सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में, घग्गर नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा के हिसार क्षेत्र में पड़ता है। सनौली यूपी के बागपत के बड़ौद क्षेत्र में पड़ता है। और जो हमारा वो है उधर पाकिस्तान वाला चन्हू वो याद हो गया होगा आपको। कितना क्लियर इतनी बात है सबको? तीन जगहों के नाम क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है। अब आपको हम एक और दिखाते हैं, ध्यान से देखना सब लोग। इसमें सनौली, ठीक है, हो गया। हम्म हम्म। इसमें बनावली ढूंढो जरा, बनवाली जो लिखा हुआ है, या बनावली बोलते हैं या बनवाली बोलते हैं, ढूंढो जरा इसको, कहाँ पर है? बनवाली या बनावली ढूंढो जरा, जल्दी से। इसीलिए हम पूछते हैं कि तुम लोग आंसर देते जाओ। आंसर बहुत अच्छे अच्छे देते हो तुम लोग, है ना। हड़प्पा के नीचे, वाह। कालीबंगा के ऊपर, अरे गधों, हैं? सीधे सीधे हरियाणा नहीं बोल दे रहे हैं कि हरियाणा का हिसार क्षेत्र पड़ रहा है। हड़प्पा पाकिस्तान के एरिया में है, कितने किलोमीटर की दूरी होगी? ये है हिसार वाला एरिया। हिसार का जो एरिया पड़ता है हरियाणा, ये है बनावली। ये बनावली जो है हिसार में पड़ता है। ठीक है। कुछ याद नहीं करना है, रोपड़ ऊपर बहुत दूरी है इन दोनों के बीच। ठीक है। तुमको बस मैप में दिख रहा है कि बस यही है, 1-2 किलोमीटर नहीं है, है ना। जो याद रखना है वो समझ लो। बनवाली या बनावली जो है वो हिसार में, हरियाणा क्षेत्र में, याद कर लो। हरियाणा के हिसार क्षेत्र में दो जगहों के नाम बता दिए, हरियाणा के हिसार क्षेत्र में। एक नाम बताया राखी गढ़ी, जो इस मैप में नहीं है। ठीक है, राखी गढ़ी। और एक दूसरा आपको हमने बता दिया बनावली या बनवाली, जो हिसार में है। रंगोई नदी बोलते हैं, असल में वो सरस्वती नदी ही है, उसी की सहायक है ये। तो सरस्वती नदी की सहायक है रंगोई नदी। ठीक है। तो बनावली या बनवाली याद कर लो। दो जगह हिसार के हमने बताया, हरियाणा के बताए। एक बताया था अभी थोड़ी देर पहले राखी गढ़ी, और दूसरा ये है बनावली। एक पॉइंट याद रखना है बनावली का। ठीक है, एक पॉइंट रट लो उसको, चाहे माइंड में बना लो। बनावली एक ऐसी जगह थी हरियाणा के हिसार में जहां पर हल की आकृति मिली है। हल मतलब जो हल देखने को मिला है उसकी प्रतिकृति देखने को मिली है, कि मिट्टी वगैरह के बना करके हल की आकृति देखने को मिली है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बार बार। क्यों रिपीट रिपीट हुआ, उसका रीजन दे देते हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत देखने को मिले थे। तो जब ये क्वेश्चन पूछता है ना कि हल की आकृति या हल के खिलौने कहाँ देखने को मिले हैं प्रकृति, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट कालीबंगा आंसर करते हैं। क्यों आंसर करते हैं? कि सर जुते हुए खेत थे, तो खेत कैसे होंगे भाई, हल चलाया जाएगा तभी। बट नहीं, हल की जो आकृति है या हल के जो खिलौने थे ये वहां देखने को नहीं मिले हैं। हल मेनली देखने को मिला है आपको बनावली में या बनवाली में। इसको रट लो, दिमाग में बैठा लो। तो बनावली से एक चीज याद कर लेना, हिसार के क्षेत्र में यहाँ से हल देखने को मिला है, जबकि जुते हुए खेत देखने को मिले हैं कालीबंगा से। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज देखो, एक चीज इसलिए बता रहे हैं जो सबसे ताकि कंफ्यूजन ना हो। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आपको और डिस्कशन करते जाएंगे बीच बीच में। अभी जितना बताते जा रहा है वो याद कर लो। तो हरियाणा का जो हिसार क्षेत्र है उसमें बनवाली एक जगह है जहां पर आपका जो रंगोई नदी के किनारे है। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे कि हल की आकृति मिली है, जबकि जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। दो चीजें याद हो गई सबको। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। लेकिन हल की जो प्रतिकृति मिली है, मिट्टी से बने हुए हल की प्रतिकृति वगैरह, वो कहाँ से मिला है? बनवाली से। बनवाली कहाँ पर है?
हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है ना। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। जबकि बनवाली किस नदी के किनारे? रंगोई नदी, जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं। तो ये जगह हमने आपको एक बता दी, बनवाली वाला। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं? ठीक। हम लोगों ने पढ़ लिया धौलावीरा, लोथल, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, चन्हुदड़ो हो गया, बनवाली हो गया, राखी गढ़ी हो गया, सनौली हो गया। क्लियर है सबको? इसके अलावा कुछ जगहों के नाम बताए थे हमने आपको, सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, और एक बताया था दैमाबाद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है सबको जो हमने अभी आपको बताया। चलिए, तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठाते रहना। क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया है? जरा देखिए, कोई क्वेश्चन पूछे हो क्या कोई? क्लियर है? राखी बंधवाली भगवान का नाम लेकर, क्या लिख रहे हो अमित यादव? राखी बंधवाली भगवान का नाम लेकर। अरे यार, कसम से तुम हैं, भगवान का नाम लेके राखी, ये भी कोई जरूरत है? सीधे जाके कह दो राखी बांध दो, कोई भी लड़की तैयार हो जाएगी। इसमें तुम काहे परेशान हो? तुम किसी का नाम मत लो, सीधे कह दो कि हमें राखी बंधवानी है। देखो कोई मना कर दे तुम्हें भला, है? सब बांधेंगे तुम्हें राखी, परेशान ना हो। है हाँ। तो ये आपका है। अच्छा, चलो एक मिनट, कुछ और दिखाते हैं, है ना। ये एक फिगर दिख रहा होगा आपको असल में, ये नालियां वगैरह बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से नालियां वगैरह, हाँ, नालियां वगैरह टाइप की बनी हुई थी, ठीक है ये। तो ये ऐसा कुछ था, इसमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। एक दूसरा दिखाते हैं, अगर थोड़ा क्लियर हो ज्यादा। एक मिनट। ये एक्चुअल में एक एनिमेशन टाइप का बनाया गया है, एक समझाने के लिए। अच्छा ठीक है अमित, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा है, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो वाली जो क्षेत्र है, ये आपके कुछ इस टाइप के रहे होंगे, मतलब एक एनिमेशन के टाइप से दिखाया गया है। असल में इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं, ग्रिड पद्धति। तो ग्रिड पद्धति जो होती है, ग्रिड पद्धति, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, उसमें जो शहर है या नगर है जो बसाए गए थे, वो किस पद्धति पे आधारित थे, मतलब कैसे बसाए गए थे वो। तो इनको बोला जाता है ग्रिड पद्धति पे बसाए गए थे, मतलब एक समकोण टाइप में। अगर आपको आज की डेट का बताएं, आज की डेट का प्रेजेंट में, तो जो सबसे अच्छे तरीके से बसाया गया है वो, अच्छा नाम बताओ अभी रिसेंट में, तुम लोग बताओ कि जो बहुत अच्छे तरीके से अभी बसाया गया है, जो शहर या केंद्र शासित प्रदेश में भी आता है वो, है ना, सेंट्रल में भी आता है वो। अगर कभी घूमने का मौका मिला वहां जाए, देखो तो बहुत बेहतरीन तरीके से है। मतलब चौड़ी सड़कें हैं, उसके साथ में रोड बना हुआ है, नालियां वगैरह पूरी बनी हुई हैं, ब्लॉक में डिवाइडेड है वो पूरा। ऐसा कौन सा जगह इस समय बना है पंजाब में? वो कौन सी जगह है पंजाब में? वो कौन सी जगह है जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से बसाया गया है? चंडीगढ़। जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, चंडीगढ़, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एक सलीके से, कभी आप जाओ वहां पर तो आपको सड़कें वगैरह जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बसाई गई हैं और बनाई गई हैं बाद में। तो ये जो बेहतरीन तरीका देखने को मिला है हमें आज जो चंडीगढ़ दिख रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग हर नगरों में था। मतलब आप ये सोचो
कि हम आज की डेट में 2-3 जगहों की बात कर रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में ये लगभग हर शहर में था, हर नगर में। चाहे मोहनजोदड़ो की बात कर लो, चाहे हड़प्पा की बात कर लो, मतलब कितने उन्नत तरीके से लोग रहे होंगे और किस प्रकार के लोग रहे होंगे उस समय, कि लगभग हर शहर को उन लोगों ने उस पद्धति में बसाया हुआ था। इस हर नाली एक प्रॉपर तरीके से नाली बनाई गई थी, वो घरों से नाली निकलती थी, मेन नाली में मिलती थी, फिर वो मेन नाली निकल के बाहर जाती थी शहर के, वहां निकाल दिया करता था। सारे जो शहर थे वो समकोण पर काटते थे एक दूसरे को, पूरे समकोण पर, ठीक है ना। देखो समकोण पे कैसे काटते थे ये हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे आप इसको देख सकते थे लेकिन हम आपको एक दिखा दे रहे हैं, कुछ इस टाइप का, ऐसा, ठीक है, कुछ इस टाइप का। देखो इसमें कैसे समझ सकते हो कि समकोण पे ये कैसे काटते थे। तो ये समझ लो मेन रास्ता है, ये समझ लो मेन रास्ता है, ठीक है, ये मेन रास्ता, ये मुख्य सड़क हो गई, ये मुख्य सड़क हो गई, ठीक है। अब इसी में गलियां बनी हुई हैं, अब ये मेन सड़क आ रही है, ये गलियां हैं इसकी। तो ये गली है, ये गली आ गई अंदर, ये गली आ गई, ये गली आ गई, ये गली आ गई, ये इधर गली आ गई, छोटी छोटी। एक मुख्य रास्ता होता था, और ये घर बने हुए हैं, ये घर हो गया, ठीक है, ये एक घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है, ये एक घर है, ये एक घर है। तो इस पद्धति पे लगभग सारे शहर बसे हुए थे। इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता था, कि मतलब एक अंदाजा आप बता सकते हो कि किसी भी घर का आप प्लेस बता सकते थे एक मेन जगह से। मतलब अगर हम इसको जीरो मान ले, जैसे पढ़ते हो आप लोग, जीरो मान ले यहाँ से, तो एक का पूरा एक्स वाई अगर डिवाइड करके देखो ना तो सबका स्थान बता सकते हो आप। इसको अगर एक्स मान ले, इसको अगर वाई मान ले, तो आप पूरा बता सकते हो कि एक्चुअल में ये कहाँ पे प्लेस है। तो इसी को कहा जाता था ग्रिड पद्धति, जिसमें सारी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, मतलब समकोण पर काटती थी। तो विधिवत तरीके से बसा हुआ था, ये पूरा समकोण पर काटती थी सारी की सारी, है ना। कोई कुछ नहीं, सब एक समकोण पर काटती थी, मेन सड़क होती थी, गली अंदर जाया करती थी और उस पे बसे हुए थे, तो इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअल में कि किस पद्धति का यूज ये लोग करते थे, जो शहर बसे हुए थे वो किस पद्धति पे बसे हुए थे। तो वो पद्धति थी ग्रिड पद्धति, ध्यान रखिएगा। ये लगभग हर जो भी मेन मेन नगर थे इनके, वो ग्रिड पद्धति पे था। तो काफी उन्नत दशा में ये सब चीजें थी, ठीक है ना, याद हो गया सबको। क्या बोला हमने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा या सैंधव सभ्यता के जो शहर थे वो किस पद्धति पे बसे थे, वो बसे थे आपके ग्रिड पद्धति पर। किस पे बसे थे, ग्रिड पद्धति पर, ठीक है। जो पॉइंट बोलते हैं वो याद रखें। हम्म, ये देखो ये शहर है उसका, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा कालीन, ये शहर है, ये कुछ इस टाइप का। ध्यान से देखो इसको, आपको चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, देख लिया होगा सबने। एक चीज जरा इसमें समझना, हाँ एनिमेशन है, मतलब एक पिक्चर है ये। अब ऐसा थोड़े ना है, ये अंदाजा लगाया गया कि अरे आज खंडहर है ये पूरा, टीला है केवल बस, बहुत बड़े बड़े टीले टाइप के हैं, तो एक अंदाजा लगाया गया होगा कि ये सर ऐसा रहा होगा, ठीक है, वो बताया जा रहा है उसके साक्ष्यों के आधार पर। ये देखो नाली दिख रही होगी, देखो ये मेन नाली, ये आपको नाली, ये समझ में आ रही है, ये नाली दिख रही है ये, ठीक है। और ये ढकी हुई नालियां थी, असल में इसके ऊपर पत्थर रखे थे। मतलब आज हम लोग बहुत क्षेत्रों में देखते हैं कि सब नाली ऐसे ही बना दे रहे हैं। ये 2500 ईसा पूर्व, आज से 4500 साल पहले तक इन लोगों ने इतने तरीके से चीजें बनाई थी कि नालियां तक खुली नहीं थी। इसमें दिखाया जा रहा है ये असल में ढकी हुई नालियां थी, इनके ऊपर पत्थर वत्थर रखे हुए थे, पूरी बंद नालियां थी, ठीक है। तो एक कायदे से चीजें बनी हुई थी। तो ये मेन नाली है, ये मुख्य नाली है। ये घर देख रहे होगे अगर आप लोग, इधर पे एक अंदाजा लगाया गया था कि ये जो घर है, ये देखो, ये एक तरीके से बसे हुए हैं ये, है ना। यहाँ देखो इस साइड में, ये घर, ये घर, ये घर, एक लाइन में दिख रहे हैं आपको। तो अंदर जो गली गई होगी, अंदर साइड में, वो भी एक पद बना, उधर भी घर बने होंगे। जैसे समझते हैं ना, नोएडा वगैरह चले जाओ तो मेन सड़क होती है, मुख्य ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक में बटे होते हैं।
एक ही लाइन में कई सारे घर देखने को मिलेंगे, है ना? ये उस टाइप की चीजें थी। तो ऐसा देखने को मिला है। तो यहाँ पर नालियां जो थी वो ढकी हुई नालियां थी, जो सभी की बात हो रही है, किसी मेन शहर की बात नहीं हो रही, ये सभी की बात हो रही है। यहाँ की जो नालियां थी वो ढकी हुई थी, चाहे वो कहीं की बात हो, चाहे मोहनजोदड़ो की बात हो और चाहे वो आपके हड़प्पा की बात हो। तो ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर या बसाए गए थे वो किस पद्धति पे बसाए गए थे? तो ग्रिड पद्धति पे बसाए गए थे। ग्रिड पद्धति का मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी, सब 90 डिग्री पे बने थे, कोई भी स्थान ले लो सब 90 डिग्री को कवर करते थे। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे चौड़ी सड़क कहाँ देखने को मिली है? सबसे चौड़ी सड़क देखने को मिली है मोहनजोदड़ो में। जो मोहनजोदड़ो है वहां पर सबसे चौड़ी सड़क देखने को मिली है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौड़ी सड़कें हर जगह थी, ग्रिड पद्धति सबको यूज कर रहा था, लेकिन मोहनजोदड़ो एक ऐसी जगह थी जहां पर सबसे चौड़ी सड़क देखने को हमको मिली है। ठीक है ना? ये आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ओके। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ मेन मेन था, है ना? और फिगर वाली चीजें हम दिखा देते हैं आपको पहले, और कोई चीज अगर इसमें होगी, और लगभग सब है, सारा चीजें क्लियर। लोथल वगैरह हमने पिछली क्लास में दिखाई दिया था, है ना? ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। ये वाला फोटो फिर से देखो जरा, ये जो हमने शेयर किया है इसको फिर से ध्यान दो जरा। हाँ देखो, माप वगैरह नोट्स में लिखा हुआ है स्टूडेंट, है ना? तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अब हम उसको डिस्कस करें। 9 मीटर और ये जो भी 13 मीटर समथिंग जितना भी है वो सब आप पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। नोट्स में लिखा हुआ है, सब रख लेना, ठीक है? सर अभी की सभ्यता से अच्छी थी पहले की सभ्यता। आज की जो सब कुछ दिख रहा है वो तुम्हें तो यही लग रहा है ना आप सभी को कि पहले की चीजें पहले ही हो चुकी हैं वो सब। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत विकसित सभ्यता थी जो 2500 साल पहले थी। वही चीजें हमें आज देखने को मिले, जो हम आज कर रहे हैं वो 2500 साल पहले वो लोग कर चुके हैं। ठीक है ना? हम इसमें से आपको एक जगह का नाम दिखा रहे हैं। देखो हम आ, ये गुजरात वाला जो एरिया है, इसको देखना, गुजरात वाले एरिया को, ये वाला है। इस गुजरात वाले एरिया में दो जगह के नाम मेनली देखना है, जिसके एक एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। रंगपुर, एक रंगपुर, और एक है आपका सुरकोटदा। ये दो नाम देखो, लोथल धौला धौलावीरा हम डिस्कस कर चुके हैं। सुरकोटदा और रंगपुर, ये जो नदी है ना, ये मादर नदी नहीं है, असल में ये भादर नदी है। इसको बहुत लोग दूसरे नाम से जानते हैं, ये असल में भादर नदी है। भादर, ठीक है ना? भादर नदी बोला जाता है। तो रंगपुर है, हम जो बोल रहे हैं उसको याद कर लेना, चाहे नोट कर लेना। रंगपुर जो भादर नदी है अहमदाबाद में, गुजरात के उसमें, वहां पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। फिर से सुनो, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? रंगपुर से। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से, अहमदाबाद गुजरात। धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, भादर नदी, अहमदाबाद गुजरात, धान की भूसी के साक्ष्य। सुरकोटदा, सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियां मिली हैं। 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 बस, सिंपल सिंपल है। सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियां मिली हैं। रंगपुर, धान की भूसी मिली है। रंगपुर धान की भूसी मिली है, सुरकोटदा घोड़े की अस्थियां मिली है। जगह क्लियर हो गया होगा, माइंड में बिठा लो। ठीक, एक जगह रोपड़ देखो, यहाँ पर रोपड़, ये ऊपर देखो जरा, रोपड़। रोपड़ जो है वो आपका पड़ता है पंजाब में, पंजाब में सतलज नदी में, सतलज नदी के किनारे पड़ता है रोपड़। ठीक है ना?
तो रोपड़ जो पड़ता है वो आपका पंजाब में, आपका सतलुज नदी किनारे। यज्ञदत्त शर्मा है, नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ बहुत कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो रोपड़ की है, पूछा तो खैर नहीं गया है, केवल स्थानीय पूछा गया है, लेकिन यहाँ की एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। मानव प्लस कुत्ता, डॉग। तो मानव और कंकाल जो कुत्ते का है एक साथ, मतलब एक साथ दफनाया गया था। इसका अंदाजा लगाया गया होगा कि पालतू जानवर रहा होगा कुत्ता, तो बहुत प्रिय रहा होगा, तो मानव के साथ ही उसके कुत्ते को दफना दिया गया होगा। तो ये एक इनको देखने को मिला, ये बस एक मेन पॉइंट है। और भी चीजें हैं यहाँ पर, केवल यही नहीं है बर्तन वगैरह, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है रोपड़ वाला। ठीक है, तो रोपड़ में आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मानव कुत्ता का मतलब मानव के साथ कुत्ता, ठीक है ना, मानव के साथ। तो ये आपको, आई होप कि आपको क्लियर चीज हो गई होगी, ठीक है ना। इतने स्थान क्लियर है सबको, ठीक है। आज के लिए हम रखेंगे, हम इसमें और भी कुछ चीजें अभी बोल रहे हैं, अभी लीव नहीं करना, जब बोलेंगे तब लीव करना। अ, कोई क्वेश्चन यहाँ से, अभी इस समय अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ट्रांसफार्मर के साक्ष्य नहीं मिले तो ये सचिन निगम, हाँ बिजली बनाते थे वो। गद्दे कहेंगे। ट्रांसफार्मर बिजली बनाते थे, उससे ट्रांसफार्मर के साक्ष्य मिलेंगे तुम्हें। हम्म, ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। ये सब चीजें नहीं ध्यान रखनी। ये समझ लो कि वो बहुत उन्नत है हम लोगों से, जो चल रहे हैं हम लोग इस समय से वो बहुत ज्यादा थे। दूसरी चीज समझ लो, लड़ाइयाँ नहीं होती थी वहां पर। सबसे बड़ी खासियत थी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की, व्यापारिक लोग थे ये लोग, खुशहाली से जीवन जीते थे। इनका मेन मकसद था व्यापार करना। तो इनके आधे से ज्यादा धन खर्च ही नहीं होते थे, लड़ना झगड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, अभी गांव में देख लो जरा, दो घर के पास आए दिन बार बस एक तो रास्ता निकाल में, देखते हो सब गांव से तो हो गई, जहां दो तो एक विवादित जमीन हो गई तो बस समझो, अब तुम पढ़ोगे लिखोगे या आगे बढ़ोगे या लड़ाई करोगे। आधे से ज्यादा उसमें पड़े हुए हैं केवल। हम इतने ताकतवर, मेरे पास 10 आदमी, अरे क्या मतलब है उसका। तो ये सब चीजें वहां नहीं होती थी हड़प्पा सभ्यता में। वो लोग व्यापारी लोग थे, बड़े खुशहाल थे, इसलिए उन्नत हो गए। इसलिए वो हर चीजों को ध्यान देते थे, हमको आगे क्या करना है, ठीक है ना। और गुजरात के लोग भी व्यापारी हैं, इसीलिए वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि इस चीज पर कि हमको लड़ना है झगड़ना है, इससे मार झगड़ा करना है, इन सब चीजों पे ज्यादा नहीं होता। व्यापारी लोग व्यापार पे ध्यान देते हैं, हमको आगे बढ़ना है, केवल कमाना है, घर बनाना है, इन चीज को और अच्छा बनाना है, कैसे और अच्छा कर सकते हैं। जहां पर ये चीजें होंगी वो लोग उन्नत होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये आपका है। चलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए आपके माइंड में कितना सब कुछ है। आंसर कोशिश करना देने की सब लोग, ठीक है। आंसर कोशिश करना सब लोग देने की, जितना आपके दिमाग में बना होगा। क्या पूछें क्या पूछें क्या पूछें, ठीक है ठीक है ठीक है, पूछते हैं। अच्छा, सुतका गैंडोर किस नदी के किनारे है? सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर दास नदी, वेरी गुड, ठीक है। आलमगीरपुर, 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 आलमगीरपुर कहाँ पर है, किस नदी के किनारे? आलमगीरपुर। आंसर नहीं आ रहा स्टूडेंट? आलमगीरपुर, हिंडन नदी। प्रीति गुप्ता, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। पंकज, नीतीश, सौरभ, ठीक है। चलिए, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिए। गुजरात के किन्हीं 3 स्थलों के नाम बताइए हड़प्पा, 3 के 4 बताओ तुम लोग। गुजरात के किन्हीं 4 स्थलों के नाम बताओ हड़प्पा के, जल्दी से। गुजरात के किन्हीं 4 स्थलों के नाम बताओ। इमरान सेला खड़ी, आ, इस ये एक पदार्थ है, मतलब कि पत्थर टाइप का समझ लो, जो यूज करके इससे बटखरे वगैरह ये सब चीजें बनाई जाती थी, ठीक है ना। सेल खड़ी से पत्थर वगैरह बनाए जाते, पत्थर टाइप का समझ लो, जिससे बटखरे वगैरह या माप तौल की चीजें बनाई जाती थी सेल खड़ी से, है ना। चलिए, लिख दिया होगा सबने।
धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, रोजदी, सुरकोटदा। चलो माइंड में याद हो गया होगा, आपने ध्यान दे लिया। बस यही यही करना है आप लोग को, एकदम माइंड में पिक्चर कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे हमने पूछा गुजरात का क्षेत्र, आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। धौलावीरा वहां पर है, लोथल है वहां पर, सुरकोटदा है वहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद रंगपुर भी है, रोजदी भी है। ठीक है, चलिए यूपी के आप तीन जगहों के नाम बताइए। यूपी के तीन जगहों के नाम बताइए, हड़प्पा स्थल के। बहुत सिंपल सब पूछे हैं, केवल यूपी के तीन जगहों के नाम बताइए। यूपी के तीन जगहों के नाम बताइए सभी लोग जल्दी से। यूपी के तीन जगहों के नाम बताइए। यूपी के तीन जगहों के नाम बताइए। यूपी पूछ रहे हैं, अहमदाबाद नहीं पूछ रहे हैं, राजरानी। यूपी के तीन जगह के नाम बताने हैं। एक कोल्डिहिवा, विनय गुप्ता। पाषाण सभ्यता नहीं बता रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बता रहे हैं। जल्दी से तीन जगहों के नाम बताइए, यूपी में तीन हड़प्पा स्थलों के नाम। बनवाली यूपी में नहीं है, बनवाली हरियाणा में है, हिसार में। बनवाली इसमें नहीं है, जो आंसर कर रहे हैं बनवाली नहीं है। अभी तक किसी का शायद हमें लगता है तीनों जगहों का आंसर नहीं आया है। देखें जरा। सनौली, आलमगीरपुर, हुलास। प्रीति गुप्ता, वेरी गुड, वेल डन। प्रीति सही आंसर दिया है। सनौली, आलमगीरपुर, हुलास। ठीक है, और किसी ने आंसर दिया है इसका? प्रीति ने आंसर दिया है। हुलास, सनौली, आलमगीरपुर, पिंकी ने भी दिया है। ठीक है। हम्म, करेक्ट। ठीक है, सनौली जो आपका पड़ता है, आपको याद रखना है, सनौली आपका जो यूपी का बागपत एरिया क्षेत्र पड़ता है, बड़ौत में, वो है। और हुलास पड़ता है सहारनपुर में, हुलास सहारनपुर पड़ता है। और आलमगीरपुर है आपका, जो हिंडन नदी किनारे है आपका, मेरठ में। वेरी गुड, ठीक है। सिंध प्रांत के तीन स्थलों के नाम बताइए। सिंध प्रांत, पंजाब के सिंध प्रांत के तीन हड़प्पा स्थलों के नाम बताइए। पंजाब के सिंध प्रांत के तीन स्थलों के नाम बताइए। पंजाब के सिंध प्रांत के तीन स्थलों के नाम बताइए, जल्दी से। पंजाब के सिंध प्रांत के तीन स्थलों के नाम बताइए। कोट दीजी, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो। आप, काफी लोगों ने आंसर दिया है। रोपड़ नहीं है भाई, रोपड़ कहाँ है? रोपड़ आपका पड़ता है पंजाब में, भारत में, पंजाब। क्या आंसर देते हो, है ना? सुरकोटदा भी नहीं है विनय, सुरकोटदा गुजरात में है। अभी मैप दिखाया था, अगर याद हो, सिंधु नदी के तीन पास में पड़ रहे थे, मैप याद रखा करो। मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो, कोट दीजी। मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो, कोट दीजी। ठीक है, ये तीनों जिन्होंने आंसर दिया, वेरी गुड। आकांक्षा वगैरह सबने सही दिया, इमरान। बाकी तो सब बैठे हैं, रोहित रोहित जो कोई आंसर ही नहीं दे रहा, शुभम शिवम कुछ, सब बेवकूफ सब बैठे हैं। गौरव सही दिया आंसर, हड़प्पा कोट, सुरकोटदा नहीं है बिना, ठीक है ना, ध्यान रखना। मोहनजोदाड़ो, ठीक है, चन्हुदड़ो, मोहन, ये करेक्ट, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। और पंजाब का स्थान आपको पता चल ही गया कौन है, पंजाब का रोपड़ है। ठीक है ना, रोपड़ याद ही हो ही गया होगा।
हरियाणा के 2 जगह याद हो गए होंगे, हरियाणा के 2 जगह हैं आपके। चलो हरियाणा के भी 2 जगहों के नाम बताओ, जल्दी से टाइप करो। हरियाणा के 2 जगहों के नाम बताइए। अच्छा मैप दिखा दे फिर से, क्या करते हो जब मैप दिखाते हैं उस समय? हुँ? और स्टडी वाले पार्ट में ये है, ठीक है ना? आप अपने स्टडी मटेरियल में जाओगे तो ये सब वहाँ पे अपलोड कर दिया है। जिनको मैप देखना है वो देख ले, ठीक है? चलिए टाइप करना शुरू कर दिया होगा सबने। राखीगढ़ी बनवाली, राखीगढ़ी बनवाली करेक्ट है, राखीगढ़ी बनवाली करेक्ट है। तो ये स्थान भी आपको याद हो गए होंगे। अच्छा, सबसे बड़ा स्थान कौन है इन राखीगढ़ी धौलावीरा में? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल भारत का कौन है? राखीगढ़ी है, ठीक है। धौलावीरा दूसरे नंबर पे है। वेरी गुड, करेक्ट, बहुत सही। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, है ना? अच्छा, तो देखो क्रम से हमने किया है। आप सोच रहे होगे सर हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्यों नहीं बताया? ये सबको याद हो गया है। क्या कोई है ऐसा जिसको हड़प्पा मोहनजोदड़ो याद नहीं है? भाई जब हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो ही करे तो ये सबको पता चल गया कि ये कहाँ पर है। वो नाम ध्यान रखने हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और जिसको हम लोग पढ़ते नहीं है जल्दी, ठीक है ना? तो वो अगर याद हो गया तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो हम डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तुरंत। लेकिन याद रखना कि हड़प्पा जो है वो आपको पंजाब प्रांत में पड़ रहा है, लेकिन मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में पड़ रहा है, दो अलग अलग जगह है, ठीक है ना? दो तीन चीजें हमने बोली है, नदियों के नाम रखने हैं। अभी जब आप रिवाइज करोगे तो ध्यान रखिएगा नदियों के नाम रखने हैं नोट से, या जो नाम आपने लिखे हैं। दो चीज, जगह के नाम, कहाँ पर है, कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, ठीक है ना? अगर उत्खनन खर्ता याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, दो चार नगरों को याद कर लेना, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा और ये चनुदड़ो। 5-6 का याद कर लेना, अगर उत्खनन करता सबके याद ना हो तो 5-6 के जो मेन मेन है उनको याद कर लेना। लेकिन हाँ नदी रट लेना, हम फिर से बता रहे हैं, नदी रट लेना, हर एक जगह की नदी याद होनी चाहिए और स्थान याद होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। ये आपके एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? जगह, नदी के नाम, ठीक है ना? और जो वस्तुएं हैं वो तो खैर है ही, वो धीरे धीरे याद होगा, सारी वस्तुएं एक साथ नहीं याद हो पाएंगी, है ना? तो ये कुछ मेन मेन चीजें आपको हमने आपको बताई। चलिए देखते हैं, अगर कुछ आज एक आध शेयर करने लायक है तो हम करते हैं, नहीं तो फिर हम आपकी क्लास खत्म करेंगे। और ध्यान रखिएगा ग्रिड पद्धति पे है, ग्रिड पद्धति पे का मतलब 90 डिग्री के समकोण पे सब काटे, एक व्यवस्थित तरीके से बसे हुए हैं सब। चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क कहाँ की है? मोहनजोदड़ो की है, ठीक है ना? जो सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क है वो मोहनजोदड़ो की है। अच्छा हाँ, एक और चीज स्टूडेंट, ध्यान से आप समझना हमारी बात। कल हम इसको फिर से आपको रिवाइज करा देंगे, लेकिन अभी एक हम पॉइंट आपको बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में मुहरें प्राप्त हुई हैं, मुहर। असल में मुहर हुआ करती थी, मुहर पे ही आकृति बना हुआ करती थी, जैसे हमने आपको दिखाया ना, एक मुहर का चित्र दिखाते हैं। अच्छा एक मुहर हमने आपको दिखाया था, अगर याद हो। अ, देखो स्टडी मटेरियल में हमने सब अपलोड करवा दिया है ना, तो वहां पे देख लेना, सब हमने अपलोड कर दिया है। बट हम फिर भी आपको एक दिखा दे रहे हैं, मुहर वगैरह जो हुआ करती थी वो ये जैसे ये देखो, ये एक मुहर है, ठीक है ना? ये एक मुहर है जिसपे पशुपति मोहनजोदड़ो जो दिख रहा है आपका जगह पे, ये एक मुहर है, ठीक है ना? ध्यान रखना। अरे जिप्सम वगैरह यूज होता था, ग्रिड पद्धति में सीमेंट में परेशान हो रहे हो तो, हैं? तो ये एक मुद्रा वगैरह हुआ करती तो मुहर टाइप का, है ना? अरे आहत सिक्के कौन बोला है? आहत सिक्के, आहत सिक्के जिन्होंने कहा है ना, हरिओम यादव, आहत सिक्के, आहत सिक्के आपका यूज हुआ है 6ठी शताब्दी में, ठीक है? आहत सिक्के यूज हुआ है आपका 6ठी शताब्दी में, मौर्यकालीन 6ठी शताब्दी, जब ईसा पूर्व हुआ है, चांदी के सिक्के बना करते थे, तो उस समय उसको सिक्के, सिक्के का प्रयोग ध्यान से सुन लो,
सिक्के का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे, उसको सिक्का नहीं बोला जाता था, ये टर्म यूज नहीं हुआ है कभी। सिक्के नाम का कोई भी टर्म आपका यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर मोहर यूज हुआ है, मोहर। या फिर लोथल एक ऐसी जगह थी जहां पर बस एक फारस की मुद्रा का उल्लेख हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो आहत सिक्के आपने लिखा है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जाके मिलेगा आपको, मौर्य कालीन जब हम लोग देखेंगे उस समय, है ना। महाजनपद काल या समथिंग ये सब देखा जाएगा, तब आपको देखने को मिलेगा, है ना। ध्यान रखिएगा। तो ये एक मुहर टाइप का हुआ करता था। तो मुहर पे क्या हुआ करता था, एक आकृति वगैरह बना करती थी। आप देखो ना, इस मुहर पे भी कई सारे जानवर की आकृति बनी हुई थी। तो मुहर वगैरह ये लोग क्या करते थे, कुछ ना कुछ बना दिया करते थे, जिससे चीजें समझ में आए। अब ऐसे ही एक और मुहर दिखाते हैं आपको, एक मुहर आपको दिखाते हैं जो आपका इसमें बहुत सारी मुहर है। देखो एक दो नहीं, हम सब नहीं दिखा पाएंगे। लगभग 3000 मोहरें प्राप्त हुई है, 3000। तो 3000 बहुत से ज्यादा ही मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं उस सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। तो उसमें बहुत सारी चीजें बना करती थी, जानवर के, पशु पक्षियों के, मतलब और भी चीजें बना करती थी। एक और मुहर दिखाते हैं आपको हम। इसको देखो जरा, इस मुहर को देखो, ये भी एक मुहर है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये मुहर जो प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अरे बटखरे चाट, और ये मतलब बटखरे हुआ करते, तो जिस समय तुम 1 किलो, आधा किलो और ये जो बटखरे यूज करते हो, तो ये माप तौल का होता था उस समय। उसी को चाट और बटखरा कहा जाता था, ठीक है इमरान। उसी को चाट और बटखरा कहा जाता था, जो आजकल की डेट में हम लोग 1 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो दिख रहा है, ये भी एक मुद्रा थी, ठीक है ना। इस पे बैल बना हुआ है, कुबड़ वाला बैल बोलते हैं इसको, मोहनजोदड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन मार्शल ने इसको बहुत ज्यादा, इसको मतलब इसकी बहुत तारीफ करी है। जॉन मार्शल ने इस कुबड़ वाले बैल की जो मुद्रा मिली है, इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी है कि एक उन्नत कारीगरी का मतलब ये साक्ष्य है, कुबड़ वाला बैल जो मोहनजोदड़ो से मिला है, ये मुद्रा पे है। अब क्वेश्चन सुनना, मुद्रा समझ में आ गई होगी कि ये मुहर, मुद्रा नहीं मुहर। इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ से उठा करके कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर किस जानवर का साक्ष्य नहीं मिला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किया गया है, बार बार रिपीट हुआ है। ऐसे जानवर का नाम बताइए जो सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर देखने को नहीं मिलता। जैसे अभी हमने आपको दिखाया, तो उसमें आपको देखो बैल भी देखने को, बैल क्या, कुबड़ वाला बैल देखने को मिल गया। आपको बाघ देखने को मिल गया था, जो पशुपति वाले में था। हिरन देखने को मिल गया था, हाथी भी देखने को मिल रहा था, गेंडा भी देखने को मिल रहा था, भैंसा भी देखने को मिल रहा था। तो ऐसा इन्होंने क्वेश्चन किया कि मुहर पर ऐसा कौन सा जानवर था जो देखने को नहीं मिलता इनकी मुहरों पर। अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं, अगर नोट्स किसी ने पढ़ा होगा तो आंसर दे देगा, ठीक है। ठीक, देखिए बाघ का मिला है, चीता का भी मिला है, शेर का नहीं मिला है। 3 अलग अलग चीजें हैं। बाघ का मिला है, चीते का मिला है, शेर का मुहर पर कोई साक्ष्य देखने को नहीं मिला है। दूसरा, गाय का नहीं मिला है, गाय का भी नहीं मिला है। गाय को ज्यादा जो मान्यता मिली है वो वैदिक काल में मिली है, 1000 ईसा पूर्व, जब उत्तर वैदिक काल आपका चालू होगा, उस समय गाय को बहुत ज्यादा मान्यता मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर हमें गाय का साक्ष्य भी नहीं मिलता। तो बहुत सारे पशु पक्षी वगैरह, नाग, मोर, हिरन, बहुत सारे मिलते हैं। तो क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, जिसका साक्ष्य नहीं मिलता। फिर से हम बोल रहे हैं, गाय का नहीं मिलता, शेर का नहीं मिलता, तो इन दोनों का मोहरों पर नहीं मिलता। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, घोड़े के साक्ष्य भी इनको देखने को नहीं मिलते, घोड़े का अंकन नहीं मिलता। लेकिन हाँ, घोड़े की अस्थि का साक्ष्य मिलता है, घोड़े की अस्थि का साक्ष्य मिलता है। लेकिन उसके मुद्रा पे या मुहर पे अंकन का साक्ष्य नहीं मिलता कि वो अंकन कुछ मिला हो। अस्थि मिली है, कहाँ पे अस्थि मिली है, सुरकोटदा में, गुजरात में। लेकिन कोई ऐसी मुद्रा या मुहर नहीं मिली है कि जिस पर वो बना हो। तो गाय, शेर और घोड़ा, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, जिसमें आपको देखने को इनके मोहरों पर नहीं मिलता। ये क्वेश्चन बनेगा, तीनों याद कर लीजिएगा, गाय, शेर और कौन सा, घोड़ा, ठीक है ना। रथ मिले हैं स्टूडेंट, लेकिन घोड़े से खींचे जाने वाले रथ का कोई साक्ष्य नहीं है। 2 पहिए का एक रथ देखने को मिला है, बहुत लंबी रास्ता था। आप इसको इस तरह से सर्च करना चाहो तो इक्का गाड़ी सर्च कर लेना, अगर वो मतलब
ऐसे सर्च कर लेना कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त इक्का गाड़ी, या इक्का गाड़ी जो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो में, ऐसे कर लेना। तो घोड़े का खींचने वाला रथ नहीं मिला इनको, कोई नहीं बता पाया कि ये घोड़े से ही खींचे जाते रहे होंगे, है ना। तो नॉर्मल सा था, हो सकता है आदमी लोग खींचते रहे हो डायरेक्ट, उस टाइप का था ये, है ना। लेकिन घोड़े की अस्थि का साक्ष्य मिला है, वो आपका सुरकोटदा में है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, जो हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन बताएं कि उन्होंने ऑप्शन दे रखा था कि घोड़े से खींचे जाने वाले रथ के साक्ष्य मिले, तो कई कंफ्यूजन में आ जाते हैं स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, घोड़े की अस्थि का साक्ष्य मिला है, लेकिन ये कोई साक्ष्य नहीं है कि घोड़े से रथ खींचे जाते रहे होंगे, और ना ही उनका अंकन मुद्रा पे मिलता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आपको इस तरह से कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि एक चीज आप कहीं पढ़ लेते हो, घोड़े का अस्थि का साक्ष्य मिला है, तो आपने तुरंत दिमाग में लगाया कि जरूर घोड़ा मिलता रहा होगा। जी नहीं, यही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्वेश्चन। अस्थि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन रथ खींचने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, मुद्रा या मुहर पे अंकन का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन अस्थि का साक्ष्य मिला है, कहाँ से? घो सुरकोटदा से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आपको बता रहे हैं, इसको तुरंत सुन करके माइंड में बिठा लेना, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो या जो भी सभ्यता थी, इसमें किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान कब जाके हुआ है? याद रखना, वैदिक काल जब आएगा, जस्ट सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम बता रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद, जब 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल शुरू होगा हमारा, 4 वेद वगैरह का, उसमें आएगा लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं है, लेकिन आर्यों की सॉरी, जो ये वैदिक काल शुरू होगा वो आर्यों की सभ्यता भी है। तो वैदिक काल जब शुरू होगा तो उसमें लोहे का ज्ञान आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता है, नगरी सभ्यता, शहर है, उन्नत किस्म के हैं। लेकिन जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, वो ग्रामीण सभ्यता है। ये क्वेश्चन बने हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मामले में सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की सभ्यता या वैदिक सभ्यता से अलग थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरों की सभ्यता है, आर्य की सभ्यता जो थी या वैदिक काल जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का सभ्यता है। तो सोचो, मतलब ये लोग बहुत उन्नत रहे होंगे कि इस तरह की चीजें बना लिए होंगे पहले, ठीक है ना, जब साक्ष्य मिलता है। तो पहला पॉइंट तो ये पता चल गया। दूसरा, आपको हमने बताया लोहे का ज्ञान वाला, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा, कुछ इतिहासकारों ने पूछा या क्वेश्चन पूछा गया कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को ही आर्य की सभ्यता से पहले क्यों रखा? मतलब कैसे पता चला कि वैदिक काल की सभ्यता से हमें सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखना है? क्यों? देखो, हम लोग जानते हैं कि वेद वगैरह बहुत पुराने हैं। 4 वेद जो हमारे हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, तो हम जानते हैं बहुत पुराना है ऋग्वेद। लेकिन जो वेद भी हैं वो वैदिक काल में हम बताते हैं, उसको वैदिक काल में बोला गया है। और वैदिक काल जो हुआ है वो 1500 ईसा पूर्व से शुरू माना जाता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी मानी हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को वैदिक काल से पहले रख दिया गया? जबकि वेद वगैरह हम पुराने मानते हैं, लेकिन वैदिक काल से पुराना हम सिंधु घाटी सभ्यता को मानते हैं। तो असल में रीजन समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ढूंढते रहोगे आप लोग, जल्दी मिलेगा नहीं, परेशान होगे। नोट्स में लिखा है हमने इस रीजन को। तो कुछ जो इतिहासकार मानते हैं या पुरातत्वविद मानते हैं, वो इसका रीजन देते हैं मृदभांड। मृदभांड इसका रीजन मानते हैं ये लोग, कि सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से पहले क्यों रखा गया। मृदभांड क्या थे? बर्तन थे। असल में मृदभांड अगर हम देखें, हम आपको फिर से एक मृदभांड शेयर कर रहे हैं। ये पहले भी हमने शेयर किया था, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, तो हम मृदभांड शेयर करते हैं। बस 5-6 मिनट और लेंगे, फिर हम आपका क्लास खत्म करेंगे। मृदभांड हम आपको दिखाते हैं, ये लो, ये कुछ ऐसे। मूर्ति नहीं, मूर्तियों को हटा दो, ये बर्तनों वगैरह को देखो केवल। केवल बर्तन को देखो, ठीक है। ये जो बर्तन वगैरह दिख रहे हैं इनको देखो, ये जो बर्तन है, ये सब एक्चुअल में मृदभांड बोले जाते थे, ये सब मृदभांड कहे जाते थे। तो इस तरह की वस्तुएं मतलब देखने को मिलती है। ये तो खैर मात्र देवी की मूर्ति है, ये जो है ये मात्र देवी की मूर्ति है, ठीक है ना। तो ये तो मात्र देवी की मूर्ति है, मृदभांड नहीं है, वो मात्र देवी की मूर्ति है। ये नीचे मृदभांड है, ये जो सब नीचे बने हैं ये मृदभांड है, मृदभांड, ठीक है ना। तो ये मृदभांड है। तो बर्तन टाइप का समझ लो, बर्तन टाइप का आप लोग समझ लो इसे। तो एक क्वेश्चन जो किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता या आर्यों की सभ्यता को वैदिक काल से क्यों पहले रखते हैं हम लोग, वेदों से पहले क्यों रखा जा रहा है,
उसका रीजन है मृदभांड, अलग अलग टाइप के बर्तन मिलने के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, पढ़ोगे तो जल्दी क्लियर नहीं होता, इसलिए हम बोल रहे हैं, आपको ध्यान समझना। दो प्रकार के मृदभांड पाए गए थे, दो प्रकार के। कितने प्रकार के स्टूडेंट? दो प्रकार के। एक मृदभांड पाया गया जो लाल रंग का था, और उस लाल रंग पे काली मतलब लाल रंग था और उस पे काले रंग की चित्रकारी की गई थी मृदभांडों पर। बर्तन है, जैसे कलश बना लिया या कुछ घड़े टाइप का बना लिया, तो लाल रंग का होता था, लाल रंग का मृदभांड होता था, और उस वक्त काले रंग की चित्रकारी। ये क्वेश्चन भी है, सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड किस कलर के होते थे? लाल रंग के होते थे। लाल रंग कैसे बनता था? 2 मिनट और लेते हैं, डिस्कस ही कर लेते हैं, थोड़ा सा याद हो जाएगा। मिट्टी जो होती थी उस समय, ध्यान से सुनना सब लोग, है ना, ध्यान से सुनना। मिट्टी का यूज करते थे ये लोग, और उस मिट्टी में रेत मिला देते थे, बालू मिला देते थे, लाल बालू। तो जब वो मिट्टी में लाल बालू मिला देते थे और उसको जब पकाते थे, वो लाल बालू मिला करके मिट्टी को जब पकाते थे, तो वो एक लाल रंग का कलर आ जाता था उस मिट्टी का, और उसी से ये लोग मृदभांड बनाते थे, सिंधु घाटी वाले, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे। और इसमें ये लाल कलर का प्रयोग करते थे, साथ में काले रंग की चित्रकारी कर दिया करते थे ये लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे। जो वैदिक काल है, जो आगे आएगा, जो ऋग्वेदों का काल है, उसमें ये लोग धूसर, धूसर टर्म यूज होता है, नोट्स में पढ़ लेना। चित्रित धूसर बोलते हैं। हड़प्पा वाला जो पॉइंट हमने लिखा है ना नोट्स में, दूसरे पेज पर पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो चित्रित धूसर मृदभांड मिला हुआ है। चित्रित धूसर कैसा होता था? ये लाल नहीं होता था, ये भूरे कलर का होता था, ब्राउन कलर का, मतलब ये सीधे मिट्टी के कलर का समझ लो। इसमें कोई बालू वगैरह का कलर नहीं आता था, लाल वाल नहीं आता था। तो ये चित्रित धूसर कलर का मृदभांड होता था। और जो चित्रित धूसर मृदभांड था, बर्तन, वो वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। तो इन लोगों ने एक अंदाजा लगाया, उसका जब साल देखा तो वो 1500 ईसा पूर्व के बाद का दिखा है, मतलब वो 1300 ईसा पूर्व या समथिंग। जबकि जो सिंधु घाटी में लाल वाला मृदभांड देखा है, तो हस्तिनापुर, सॉरी हस्तिनापुर कह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का देखा। तो उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि ये जो लाल वाले मृदभांड है, काफी पुराने हैं। तो इन मृदभांडों के आधार पर, ये मेन रीजन है इसका, रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेन रीजन है इसमें मृदभांड। तो इसके आधार पर इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसको पुराना एक रख दिया, और जो वैदिक काल है उसको उसके बाद में रखा गया। तो वैदिक काल का जो माना गया, ऋग्वेदों वगैरह का काल, वो 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो मृदभांडों के आधार पर इसको पुराना रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। एक प्रमुख रीजन था ये, बहुत सारे रीजन थे, लेकिन जब सारे ऑप्शन आ जाए, कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं, मुहर आ सकती है ना, और भी रीजन वो दे सकते हैं, लिपि दे सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है मृदभांड मेन रीजन है, इसको माइंड में बैठा लो, मृदभांड मेन रीजन है उसका। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता को पहले क्यों रखा गया है। तो इतनी सारी चीजें क्लियर हुई स्टूडेंट सभी को, आज जितना हमने डिस्कशन किया? ठीक है, याद रहेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कल की क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। मेन जगह की अब हम लोग कल बात करेंगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की, जहाँ पे बहुत सारे वस्तुओं की बात होंगी, इनकी विशेषताओं की बात होंगी, मोहरों के बारे में बात करेंगे, और जो इनकी सभ्यताएं थी, नगरी शहरी या जैसी भी थी, वो हम बात करेंगे, है ना। मुख्य मुख्य पदार्थ क्या थे, क्यों फेमस था ये, उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मोहनजोदड़ो का एक पॉइंट बता दे, इसको मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला। ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो कल हम डिस्कस करेंगे ये सब। आज जितनी चीजें बताई हैं वो आप रिवीजन कर लेना सारे। क्लियर है? तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास। ठीक है, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है, लीव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो आप नोट्स उस पर अपलोड कर दिया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं।